नमस्कार। इस वीडियो में हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कला विस्थापक दोलित्र। इसमें दो ऑसिलेटर आते हैं, एक आरसी ऑसिलेटर और एक व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर। तो इसमें हम आरसी ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चित्र बना हुआ है ये इसका सर्किट डायग्राम है, परिपथ आरेख। अब इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या ये लगे हुए हैं इसके बारे में अपन देखें। Figure 1 shows the circuit diagram of RC oscillator. To obtain a positive feedback, हमको धनात्मक पुनर्निवेश चाहिए क्योंकि ये एक ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर में ये एसेंशियल कंडीशन है कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। एसेंशियल फॉर ऑसिलेशंस, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट मस्ट इंट्रोड्यूस ए फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। यानी जो नेटवर्क हमने इस एम्पलीफायर के साथ अलग से लगाया है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट या नेटवर्क कहेंगे, क्योंकि ये एम्पलीफायर जो है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न कर रहा है, तो 180 डिग्री का इसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, तो टोटल 360 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, जो इसकी एसेंशियल कंडीशन है। This phase shift of 180 degree is obtained with three cascade sections CR, CR, CR. Each section consists of a series coupling capacitor and a shunt resistor. अब ये जो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तीन कैस्केड सेक्शन से प्राप्त करते हैं। सोपानी सेक्शन जो है CR, CR और CR। यहाँ हमने R माइनस HIE लिया हुआ है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो निवेशी प्रतिरोध होता है इनपुट रेजिस्टेंस, वो HIE के बराबर होता है। तो ये HIE इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको R बनाने के लिए इसमें से HIE माइनस करना पड़ेगा। CR, CR, CR तीनों जो सेक्शन है वो सेम होने चाहिए। C और R के मान इस प्रकार लेंगे कि एक सेक्शन 60 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न करेगा, दूसरा सेक्शन भी 60 डिग्री का, तीसरा भी 60, तो टोटल 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। अब ये जो आरसी ऑसिलेटर है, आरसी दोलित्र, या सिंपली इसको फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कहें, इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तुल्य परिपथ बनाए, तो वो इस प्रकार होगा। इस प्रकार ये उस ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। साथ में ये हमने जोड़ रखा है आउटपुट में, तो ये वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। अब ये जो सर्किट है, ये जो HIE है वो HIE इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो HIE से जुड़ जाएगा, तो वो R हो जाएगा और ये हट जाएगा। साथ में हम यहाँ एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करेंगे। थेवेनिन प्रमेय के उपयोग से हम इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा कि हम आगे के चित्र। तो थेवेनिन प्रमेय के उपयोग से वोल्टेज सोर्स आ जाएगा ये HFEIB और साथ में इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा RL। तो ये थेवेनिन थ्योरम से प्राप्त हुआ, और ये तीनों सेक्शन जुड़े हुए हैं, एज इट इज रहेंगे। इसमें करंट I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं, और ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस इनपुट से जुड़ा हुआ है, और इनपुट में बेस है, आधार है, तो आधार में करंट IB होता है, इसलिए ये करंट IB लिया। अब तीन लूप हो गए, तीनों में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें ये तीन इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इसमें 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 तीनों में I1 करंट फ्लो हो रहा है, हम इस दिशा में चलेंगे। इन तीनों में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए ये आ जाएगा I इंटू R। इस R के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो माइनस में आ गया।
इसी तरह इक्वल टू करने के बाद ये माइनस में आता है, जिसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाए तो प्लस में आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में इस आर सी और आर में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आ गया। इस आर में I1 करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो माइनस में आ गया। और इस आर में IB करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो माइनस में आ रहा है। फिर इस थर्ड लूप के अंदर सी आर आर तीनों में IB फ्लो हो रहा है, और इस आर में I2 भी फ्लो हो रहा है, और I1 इसमें नहीं हो रहा, तो I1 वाली टर्म नहीं आएगी और I2 और IB वाली टर्म आएगी। अब ये तीन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम ये मान सकते हैं कि I1 जो है उसके साथ जीरो कोफिशिएंट है। तो तीन वेरिएबल हैं I1, I2 और IB, और तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सारणिक रूप में। इन तीनों का सारणिक ही हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट I1, I2 और IB के कोफिशिएंट आ जाएंगे, उससे डिटर्मिनेंट बन जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसका विस्तार करेंगे, ये लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर माइनस करके ये लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दूसरी वाली टर्म आ जाएगी। फिर इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी। अब R प्लस RL से जो बिना J वाली क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर R प्लस RL को J वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 1/j ओमेगा सी, J ऊपर ले लेंगे तो माइनस J ऊपर आ जाएगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अलग टर्म आ जाएगी। इसी तरह इससे भी टर्म आ जाएगी और ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके अंदर J वाले पद भी हैं और बिना J वाले भी हैं, तो ये इक्वेशन उस रूप में a प्लस जे बी इक्वल टू 0, तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, यानी रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजनरी पार्ट भी 0 होगा। तो पहले हम इमेजनरी पार्ट को 0 करेंगे, इक्वेटिंग द इमेजनरी पार्ट टू 0 वी गेट। तो इमेजनरी पार्ट को हमने 0 कर दिया। ये हम अब मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लेंगे, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर लेंगे, तो ये इक्वेशन आएगी। इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1/ओमेगा² सी स्क्वायर का मान ये हो जाएगा। रिसिप्रोकल करके सी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ओमेगा² का मान ये हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा का मान आ जाएगा, तो F=ω/2π ये आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी दोलन की आवृत्ति, यानी किस आवृत्ति के दोलन उसके अंदर उत्पन्न होंगे, ये इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। नाउ इक्वेटिंग द रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन 4 टू 0, जो इक्वेशन आई थी जिसमें इमेजनरी टर्म भी थी, रियल भी थी, अब रियल टर्म को 0 के बराबर रखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, विस्तार करेंगे। अब क्योंकि ओमेगा² वाले में मान ये आ रहा था, तो इस रूप में हम जमाने का प्रयास करेंगे, 6r² + 4rRL जहाँ जहाँ आ रहा है। अब इनकी जगह हम 1/ओमेगा² c² यहाँ रख देंगे। तो ये इक्वेशन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस करके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, फिर HFE बराबर इसको नीचे लेके जाएंगे, तीनों के जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लेंगे, इसको फिर सही ढंग से जमा देंगे, HFE = ये आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन गिव्स द कंडीशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑसिलेशन, यानी दोलन बने रहें, लगातार ऑसिलेशन होते रहें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन व्यवहार में इन प्रैक्टिस RL इज टेकन इक्वल टू R, RL और R इक्वल लेते हैं, तो RL और R इक्वल लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो ये 56 हो जाएगा। इसी तरह इसमें R², ये भी सेम है, तो R² कॉमन आ जाएगा बाहर, तो वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो R हो जाएगा।
फिर 6 + 4 10 √10 तो √10। तो उस स्थिति में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये होगी और HFE का मान ये हो जाएगा।